तो लास्ट क्लास में मैंने आपको किरचॉफ्स थ्योरम के 3 मार्क्स क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 4-5 क्वेश्चन कराया था। आज मैं किरचॉफ थ्योरम के 5 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। इसमें पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 पेज 128 पेज पे। और ये क्वेश्चन बेटा इस तरह से है, ये एक सर्किट है और इस सर्किट में 5 रेजिस्टेंसेस यहाँ पे लगे हैं लूप में और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, ये सेल लगा है। 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये वाला रेजिस्टेंस 5 ओम का है, ये 10 ओम का है और ये 5 ओम का है। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम के लिए। नहीं, किरचॉफ थ्योरम से हर ब्रांच में करंट निकालनी है ना, तो इसको करेंगे कैसे? इस सर्किट आप ड्रॉ कर लो, फिर मैं बता रहा हूं, फिर आप इसको सॉल्व करो। डन बेटा, ड्रॉन बना लिया। देखो देखो बच्चों, अगर ये सेल अगर आई करंट दे रहा है तो ये करंट सपोज कर लो इस ब्रांच में चली गई I1 और इस वाली ब्रांच में करंट हो गई I माइनस I1 जंक्शन लॉ के हिसाब से। भाई आई करंट इस जंक्शन पे आई, इसमें चली गई I1 तो इसमें चली जाएगी I माइनस I1। जंक्शन लॉ सेटिस्फाई हो गया। टोटल इनकमिंग करंट इन दोनों को ऐड कर देंगे टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर। अब ये करंट I1 इसमें गई, इसमें अगर I2 मान लें तो नेचुरली हो जाएगा I1 माइनस I2 इस ब्रांच में करंट होगी और ये वाली करंट अगर I1 माइनस I2 है तो इसमें ऐड हो जाएगी। यहाँ ये करंट आ रही है I2, ये करंट आ रही है I माइनस I1, इस जंक्शन पे दोनों मिल गए तो इस ब्रांच में कितनी करंट हो गई? I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस I2। I माइनस I1 इधर से और I2 यहां से दोनों मिल गई तो इसमें चली गई I माइनस I1 प्लस I2। अब ये दोनों इस जंक्शन पे मिल गई, दिस प्लस दिस करेंगे, दिस प्लस दिस करेंगे तो I1 से I1 कट जाएगा और I2 से I2 कट जाएगा। तो जो आउटगोइंग करंट हो जाएगी वो फिर से I हो जाएगी इस सर्किट में। ये जो है करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको लेना पड़ेगा। I करंट इस जंक्शन पे आ रही है, I में से I1 करंट इधर चली गई, इसमें I माइनस I1 चली गई। ये I1 इस ब्रांच में अगर I2 चली गई तो इस ब्रांच में चली जाएगी I1 माइनस I2। अब ये करंट I2 और ये करंट I माइनस I1 इस जंक्शन पे मिल करके इसमें चली गई I माइनस I1 प्लस I2। अब ये करंट और ये करंट इस जंक्शन पे मिल गई तो बाहर जो करंट गई वो I चली गई। इस तरह से हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है शो करेंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब लूप 1 हम अगर इसको लें, फर्स्ट वाला लूप हम, चूंकि इसमें 3 वेरिएबल हैं I1, I2 और I, तो हमें 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन बनाते थे 3 मार्क्स में, इसमें 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। लूप 1 हम इसको मानते हैं, लूप 1 इसको मानते हैं, लूप 2 इसको ले लेते हैं और लूप 3 मैं आउटर सर्किट को ले लेता हूं। 3 इक्वेशन बन जाएंगे, तीनों को सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। ठीक। अगर लूप 1 मैं लूं तो लूप 1 को मैं क्लॉकवाइज लेता हूं क्योंकि करंट इसमें इस तरह से है, इसके 2 ब्रांचेस में क्लॉकवाइज करंट है तो इसको क्लॉकवाइज ले लिया। इसमें देखो बच्चों, इसमें जो करंट है लूप 2 की बात करूं अगर तो इसमें करंट
एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं मैं, ये क्लॉकवाइज है, ये वाला अगर लूप 2 लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज है, और ये वाला लूप 3 मैं ले रहा हूं बाहर वाला, इसको क्लॉकवाइज ले रहा हूं, लूप 3 को क्लॉकवाइज। अब मैं लूप 1 का इक्वेशन लिखना चाहता हूं। लूप 1 का इक्वेशन लिखेंगे अगर, तो लूप 1 का क्या इक्वेशन होगा बच्चों? हाँ, लूप 1 जो कि क्लॉकवाइज है, इसका इक्वेशन लिखना है। मैं यहां से शुरू करता हूं, यहां जाऊंगा, फिर यहां आऊंगा, फिर यहां आके क्लोज कर दूंगा। अगर मैं यहां से यहां गया तो मेरे पाथ के लॉन्ग करंट है, तो ये प्रोडक्ट निगेटिव, माइनस I1 इंटू 10। भाई यहां से यहां मैं गया, करंट मेरे पाथ के लॉन्ग है, प्रोडक्ट निगेटिव। फिर मैं यहां से यहां आया, करंट पाथ के लॉन्ग है, तो ये प्रोडक्ट भी निगेटिव, माइनस I2 इंटू 5। अब मैं जब यहां से यहां गया तो करंट मेरे पाथ के अपोजिट है, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव। भाई यहां से यहां प्रोडक्ट निगेटिव, यहां से यहां प्रोडक्ट निगेटिव। जब मैं यहां से यहां गया क्लोज करने के लिए लूप को, करंट अपोज कर गई मेरे पाथ को, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो प्लस I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई 5। और इस सर्किट में कोई सेल नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, तो EMF है ही नहीं, इसलिए इक्वल टू 0। सिग्मा V इज इक्वल टू 0, इस लूप का इक्वेशन बन गया। एक बार फिर से देखिए, लूप 1 जो कि क्लॉकवाइज कंसीडर किया, यहां से यहां तक जाने में करंट पाथ के लॉन्ग थी, प्रोडक्ट निगेटिव। यहां से यहां जाने में करंट पाथ के लॉन्ग थी, प्रोडक्ट निगेटिव। यहां से यहां जाने में करंट अपोजिट थी पाथ के, प्रोडक्ट पॉजिटिव, इक्वल्स टू 0। सिग्मा भी 0 हो गया। क्लियर? ठीक। अच्छा, लूप 2 की बात करें, लूप 2 जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, लूप 2 एंटी क्लॉकवाइज है। अगर लूप 2 बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या इक्वेशन बनेगा? यहां से शुरू करता हूं, यहां जाता हूं, ऐसे करके क्लोज कर देता हूं। यहां से यहां गया, बोलिए, माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब मैं यहां से यहां गया, बोलिए, यहां से यहां गया बेटा, माइनस I माइनस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब मैं यहां से यहां गया, क्या होगा? मैं यहां से यहां गया तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस I1, यहां नीचे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, प्लस यहां से यहां गया, ये प्रोडक्ट निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। भाई मैं यहां से यहां गया, करंट अपोजिट थी, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव। I1 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बन गए, दो इक्वेशन ये बन गए। एक इक्वेशन और बनाना है बच्चों हम लोगों को, एक इक्वेशन और बनाना है। आउटर सर्किट लेता हूं मैं, आउटर सर्किट लेता हूं, ये वाला। यहां से मैं यहां जाऊंगा, फिर यहां, फिर इस तरह से ऐसे हो करके फिर लूप को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो लूप 3 का अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो क्या बना सकता हूं, यही मैं यहां लिखता हूं, यहां लिख देता हूं। लूप 3 का इक्वेशन, लूप 3 को मैंने क्लॉकवाइज लिया है। देखो बेटा, यहां से यहां गया, ये प्रोडक्ट निगेटिव, माइनस I1 इंटू 10। यहां से यहां गया, ये प्रोडक्ट निगेटिव, माइनस I1 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाई 5। फिर मैं यहां से ऐसे क्लोज गया, ऐसे जब जा रहा था करंट सपोर्ट कर रही थी, ये प्रोडक्ट भी निगेटिव, माइनस I इंटू 10। और इस पाथ में एक सेल लगा है जो कि पाथ को सपोर्ट कर रहा है, तो प्लस 10 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1, I2 और I की वैल्यू निकाली जाएगी और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। नोट कर लें।
ये 3 इक्वेशन हैं, इनको सॉल्व करके I1 I2 और I की वैल्यू निकालनी है। कितना है? क्वेश्चन ये था कि फाइंड करेंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में कितनी कितनी करंट है, ये क्वेश्चन था। तो I1 I2 और I अगर आ जाएगा तो I1 की जो वैल्यू है वो तो इस ब्रांच में हो जाएगी, I1 माइनस I2 करेंगे तो इस ब्रांच में हो जाएगी, I माइनस I1 करेंगे तो इस ब्रांच में हो जाएगी, और I2 इस ब्रांच में जा रही है वो हो जाएगी। नहीं, I के टर्म में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। -2 I1 की -2 नहीं आएगी बेटा। मेरे समझ से ये आंसर्स जो आएंगे ना कुछ इस फॉर्म में आएंगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4/17 एम्पियर, 2/17 एम्पियर, 6/17 एम्पियर, प्लस माइनस का वो आपको देखना पड़ेगा, और 10/17 एम्पियर। इस फॉर्म में कुछ आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लें। कैलकुलेट करना पड़ेगा अच्छे से, तब होगा। अभी फिलहाल नोट कर लो आप। एक चीज और, ये आप कर लेना बेटा। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ट्राई करना। सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्यूशन दिया हुआ है बुक में, ये आप ट्राई कर लेना, 5 मार्क्स में आता है। ये एग्जांपल 3.7 है, 3.7 ये एनसीईआरटी का ही है, और सर्किट में बना देता हूँ, आप ट्राई करना। सर्किट इस तरह से बेटा, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे एक सेल है, एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक बैटरी यहाँ पे लगी है इस तरह से, एक बैटरी यहाँ पे लगी है। जो वैल्यूज दे रखी है वो बता देता हूँ आपको। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है। ये वाली जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है। ये रेजिस्टेंस 4 ओम का है। नीचे वाला रेजिस्टेंस 4 ओम का ये भी है, ये भी 4 ओम का है। और
ये दोनों 2 ओम के रेजिस्टेंस है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम का। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ये भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ये आया भी है बोर्ड में, तो इसको भी आप सॉल्व करके हर रेजिस्टेंस में करंट निकालेंगे। ये सब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। 3 मार्क्स वाले तो आपने इजीली कर लिए थे। इसमें 3.7 है कि 5 कहाँ पे? एग्जाम्पल 3.7 एग्जाम्पल 3.7 आप सर्किट बना लो, सॉल्व करके निकालना। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो किरचॉफ थ्योरम के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब करंट डेंसिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और वो आप हेडिंग डाल दो बेटा। डीसी सर्किट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। डीसी सर्किट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया और अब हम लोग डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी में थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। हेडिंग डाल दो बेटा, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। तीसरा पार्ट है ये करंट डेंसिटी का, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट या थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। एक लाइन इसमें लिख लो बेटा, एक लाइन लिख के when current flows through a conducting wire, when current flows through a conducting wire, wire becomes hot. Wire becomes hot. Due to wire becomes hot due to collision of electrons with collisions of electrons with ions inside the wire. Ions inside the wire. This effect is called heating effect. This effect is called heating effect of current. This effect is called heating effect of current. Discovered by Joule. Discovered by Joule. Discovered by Joule. Joule's law करके एक हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, Joule's law. Joule's law. Joule's law. देखो बेटा, Joule's law में लिखे heat produced by a current carrying conductor is directly proportional to square of the current when resistance and time are constant. When resistance and time are constant. When resistance and time are constant. कहने का मतलब जूल्स लॉ क्या है कि H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर
when R and T constant, this is Joule's law। और अगर इस पूरे स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिखें तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला बनता है। आर टी कॉन्स्टेंट हो गया और इसकी यूनिट हो गई जूल, और रिलेशन मालूम है 1 कैलोरी, जूल भी होता है कैलोरी भी होती है, हीट की यूनिट दोनों ही होती है। 1 कैलोरी होता है बेटा 4.18 जूल या 4.2 जूल। दिस इज जूल्स लॉ, इसको कहते हैं जूल्स लॉ। और अगर इस फार्मूले को थोड़ा एक्सटेंड करें तो एक तो सबसे पहले तो ये पहला फार्मूला तो ये हो सकता है, इसमें इसी को एक्सटेंड कर दें अगर तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि H अगर आई स्क्वायर आर टी है तो नेचुरली V स्क्वायर टी बाई आर हो जाएगा, क्योंकि I इंटू आर V होता है तो V स्क्वायर टी बाई आर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और ये अगर जूल में है तो कैलोरी में इसको क्या लिख सकते हैं, कैलोरी में लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 4.2 या 4.18 V स्क्वायर टी बाई आर इंटू 4.2, ये कैलोरी में लिख सकते हैं। ये जो हो जाएगा वो किस यूनिट में होगा, कैलोरी। तो ये जूल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्लियर ना। अगर बच्चों जूल्स लॉ पर बेस्ड हम कई फार्मूले एक साथ लिखें, जूल्स लॉ पर बेस्ड